हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा धमाका हुआ। आज मुंबई में एक नया लेटर बम फटा। कोर्ट को लिखे गए इस लेटर बम में एक नहीं तीन मंत्रियों के नाम हैं। आज जो लेटर बम फूटा उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार और उद्धव ठाकरे के राइट हैंड अनिल परब के नाम भी हैं और इन पर भी इल्जाम है करोड़ों की वसूली का आदेश देने का। यह चिट्ठी लिखी है सचिन वाजे ने, उस आरोपी ने जो एनआईए की कस्टडी में है, और हाथ से लिखी गई 4 पन्नों की इस चिट्ठी में मुंबई के सस्पेंडेड असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे ने बड़ा खुलासा किया है। यह कहा कि अनिल देशमुख के अलावा अजीत पवार ने उनसे 100 करोड़ और अनिल परब ने उससे 50 करोड़ की वसूली करने को कहा था। सचिन वाजे, आप जानते हैं, मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन से भरी गाड़ी पार्क करने और मनसूख हिरेन की हत्या के केस में एनआईए की गिरफ्त में है, अपराधी है। मनसूख हिरेन की हत्या की बात कबूल कर चुका है, तमाम सबूत मिल चुके हैं, लेकिन आज अपनी चिट्ठी में सचिन वाजे ने कहा वो बेचारा है, उस पर लगे आरोप झूठे हैं, उसने नेताओं को वसूली के आदेश नहीं माने थे, नेताओं के आदेश इनकार कर दिया था, इसलिए उसे फंसाया गया। लेकिन क्या सचिन वाजे वाकई में इतना मासूम है? उसने अपनी चिट्ठी में जो लिखा उसका मतलब क्या है? सब कुछ समझने की जरूरत है। मैंने सबके तार जोड़ लिए हैं। आज 2 डेवलपमेंट हुए। मुंबई के पुलिस कमिश्नर की जांच रिपोर्ट लीक हुई, जिसमें कहा गया कि सचिन वाजे उस वक्त के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को डायरेक्ट रिपोर्ट करता था। परमबीर सिंह ने ही उसे अपॉइंट किया था। इस रिपोर्ट में सचिन वाजे को परमबीर का आदमी डिक्लेयर कर दिया गया। इसके 3 घंटे बाद लेटर बम फटा। सचिन वाजे की एनआईए कोर्ट को लिखी गई चिट्ठी लीक हो गई। इस चिट्ठी में सचिन वाजे ने दावा किया वो किसी का आदमी नहीं है। उसने दावा किया उसने कुछ गलत नहीं किया, वसूली गैंग का आदेश नहीं माना, इसलिए उसे झूठे केस में फंसाया गया। सचिन वाजे ने अपनी चिट्ठी में 2 लोगों को क्लीन चिट दी है, एक शरद पवार और दूसरा परमबीर सिंह। अब इसके मायने क्या हैं, इसका असर क्या होगा, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ये दिखा देता हूं कि सचिन वाजे ने अपनी चिट्ठी में क्या क्या लिखा है। वाजे ने अदालत को लिखी चिट्ठी की पहली 3 लाइनों में साफ कह दिया कि परमबीर सिंह ने जो आरोप लगाए हैं वो सही है। अनिल देशमुख ने 100 करोड़ रुपए हर महीने की वसूली के लिए कहा था, लेकिन एक नई बात कही है, और नई बात यह है कि इसके पहले भी जब 16 साल के सस्पेंशन के बाद सचिन वाजे की बहाली हुई थी, तो भी अनिल देशमुख ने उससे 2 करोड़ रुपए मांगे थे। सचिन वाजे ने पूरी कहानी लिखी है और वो सुनने लायक है। सचिन वाजे ने लिखा, उसकी बहाली से शरद पवार नाराज थे। शरद पवार चाहते थे वाजे को फिर से सस्पेंड कर दिया जाए। अनिल देशमुख ने उसे फोन किया और कहा वो शरद पवार को मना लेंगे, लेकिन इसके एवज में उसे 2 करोड़ रुपए देने होंगे। सचिन वाजे का दावा है कि उसने अनिल देशमुख से साफ कहा वो इतने पैसे नहीं दे सकता। इस पर उस वक्त के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने कहा कि कोई बात नहीं, अभी नहीं है तो पैसे बाद में दे देना। वाजे के मुताबिक उसे मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में पोस्टिंग दी गई। इसके बाद अक्टूबर 2020 में होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने किसी स्कैम पर बात करने के लिए उसे सह्याद्री गेस्ट हाउस में बुलाया। वहां उन्होंने उसे 2 करोड़ रुपए की बात याद दिलाई, लेकिन सचिन वाजे का दावा है कि उसने पैसे देने में अपनी असमर्थता जता दी। सचिन वाजे ने अपने इस लेटर में एक और बड़ा खुलासा किया। पहली बार इस महावसूली कांड में डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार का नाम लिया। सचिन वाजे ने इस चिट्ठी में लिखा कि नवंबर 2020 में दर्शन घोड़ावत नाम के शख्स ने उसे अप्रोच किया था। दर्शन ने खुद को डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार का करीबी बताया
और महाराष्ट्र में चल रहे इलीगल गुटखा और तंबाकू कारोबार की जानकारी दी। सचिन वाजे ने अदालत को लिखी चिट्ठी में कहा, दर्शन घोड़ावत चाहता था कि मैं गुटखा और तंबाकू का अवैध कारोबार करने वाले लोगों से हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूल करूं, लेकिन उसने इससे इनकार कर दिया। इस पर दर्शन ने वार्निंग दी कि सचिन वाजे की नौकरी जा सकती है। सचिन वाजे ने लिखा है कि उसने इस साल की शुरुआत से ही इलीगल तंबाकू और गुटखे व्यापार करने वालों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। तो दर्शन घोड़ावत ने कहा, डिप्टी सीएम अजीत पवार बहुत नाराज हैं, गुटखा कंपनियों के मालिकों से कहो कि अजीत पवार से जाकर मिले। सचिन वाजे ने अपनी चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र किया कि अनिल देशमुख ने इसी साल जनवरी में उसे अपने सरकारी घर में बुलाया था। उस वक्त अपने पीए की मौजूदगी में अनिल देशमुख ने उससे कहा था कि मुंबई में करीब 1650 बार और रेस्टोरेंट हैं, इनमें से हर एक से 3 से 3.5 लाख रुपए वसूले जाएं। एग्जैक्टली ये वही शब्द हैं जो परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लिखे थे। अब वाजे ने आगे लिखा कि उसने ये कहते हुए वसूली करने से इनकार कर दिया कि ये उसकी कैपेसिटी से बाहर की बात है। इस पर मंत्री जी के पीए मिस्टर कुंदन ने कहा, अगर मुझे नौकरी बचानी है तो मंत्री की बात माननी होगी, लेकिन फिर भी उसने इनकार कर दिया। अब वाजे का दावा है कि उसने इस मीटिंग की जानकारी उस वक्त के मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को दी थी और साथ ही यह आशंका भी जाहिर की थी कि भविष्य में उसे किसी झूठे केस में फंसाया जा सकता है। इस पर परमबीर सिंह ने कहा वो इस तरह के किसी इलीगल काम में इन्वॉल्व ना हो। इस लेटर बम में आज शिवसेना के बड़े नेता, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी अनिल परब का भी नाम आया। मुंबई पुलिस के सस्पेंडेड एपीआई सचिन वाजे ने अनिल परब पर भी पैसों की डिमांड करने का इल्जाम लगाया। वाजे ने अदालत को लिखा है कि पिछले साल जुलाई अगस्त में अनिल परब ने उसे बुलाया और SBUT यानी सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट की जांच शुरू करने को कहा और फिर जांच बंद करने के एवज में ट्रस्ट के लोगों से 50 करोड़ रुपए वसूलने को कहा। मैं आपको बता दूं कि सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट एक क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। भिंडी बाजार में करीब 16 एकड़ इलाके में इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। सचिन वाजे के मुताबिक इसी प्रोजेक्ट का केस बंद करने के लिए शिवसेना के नेता और कैबिनेट मिनिस्टर अनिल परब ने 50 करोड़ रुपए वसूलने को कहा था और उसका दावा तो यह कि उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। सचिन वाजे के मुताबिक अनिल परब ने इस साल जनवरी में उसे फिर बुलाया। इस बार अनिल परब चाहते थे वो बीएमसी के 50 कॉन्ट्रैक्टर से 2 करोड़ रुपए की वसूली करें। मेरे ऊपर जो आरोप किए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि SBUT प्रोजेक्ट के ट्रस्टियों को मैं वो बुलाए और 50 करोड़ रुपया उनसे मांगे। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि मुंबई महानगर पालिका के कॉन्ट्रैक्टर से हर कॉन्ट्रैक्टर से 2-2 करोड़ रुपया जमा करे। मुझे आज भी ये पता नहीं चल रहा है कि सचिन वाजे एक PI था और मैं कौन से कैपेसिटी में उसको ये बात कह सकता हूँ और उससे ये बात कर सकता हूँ कि वो इस चीज को हमारे लिए कुछ काम करे। आज सेंट्रल एजेंसी के तरफ से आज ये जो कुछ बीजेपी के लोग 2 दिन से ये कह रहे थे कि अनिल परब का नाम आने वाला है, अनिल परब को रेजिग्नेशन देना होगा। उस 2 दिन के दौरान ही हमें ये पता चल रहा था कि जानबूझ के कुछ ना कुछ ये हो रहा है। इनको कैसे पता था कि सचिन वाजे ऐसा कोई खत देने वाला है? इसका मतलब यह है कि सरकार को बदनाम करने के लिए जो रणनीति बनाई गई है और महाराष्ट्र के मंत्रियों को बदनाम करके सरकार को बदनाम करना है, ऐसा उसमें ये जो दिखाई दे रहा है सामने दिखाई दे रहा है। सचिन वाजे ने अगर जुलाई में या जनवरी में मैंने उससे कुछ बात कही थी तो आज तक वो किसी को क्यों नहीं बताई? कल CBI आने के बाद में आज लेटर लिखा जाता है। परमबीर सिंह ने जो आरोप किए थे सरकार के मंत्रियों पे, उसमें कहीं पर यह लिखा नहीं था कि अनिल परब भी इसमें आरोपी है, अनिल परब ने भी कोई मांग की है। मतलब कमिश्नर के लेटर में कोई चीज नहीं है।
आज अचानक से सचिन वाजे कोर्ट को कुछ लेटर लिखता है, इसका ये मतलब है कि सचिन वाजे से ये कुछ चीजें करवाई जा रही है। इसके बाद अनिल परब ने इमोशनल बात की। अनिल परब ने कहा वो अपनी दोनों बेटियों की कसम खाकर कहते हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और वो किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए तैयार है। मैं शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का कार्यकर्ता हूं, उनकी सोच में बना पड़ा हूं और मेरी दो बेटियां हैं जिनको मैं बहुत चाहता हूं। ये दोनों की सौगंध खा के मैं कहता हूं कि ऐसा कोई काम मैंने किया नहीं है, ये दोनों कामों से मेरा कोई संबंध नहीं है और इसलिए मैंने आज ये फैसला किया है, कोई भी इंक्वायरी हो, फिर वो सीबीआई की हो, एनआईए की हो, रॉ की हो या कोई भी इंक्वायरी हो, सभी कोई सी भी तरह की इंक्वायरी को मैं सामने जाने के लिए तैयार हूं। मेरी कोई भी इंक्वायरी करे, मेरी नार्को टेस्ट भी करनी है तो करो, इसके लिए भी मेरी तैयारी है। कोई भी इंक्वायरी के सामने जाने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन ये बदनामी का कारण जो काम जो चल रहा है वो रुकना चाहिए और वहां पर इंक्वायरी में जो सच बातें हैं सामने खुल के आएगी। मैंने दोनों तरफ की बातें आपके सामने रखी हैं, लेकिन जरा सोचिए, सचिन वाजे शिवसेना में रहा, शिवसेना की सरकार ने ही उसे दोबारा बहाल किया। आज एनआईए जिससे पूछताछ की, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा, वो भी शिवसेना का कैंडिडेट था। अब अगर ऐसे लोग शिवसेना के नेताओं के बारे में कुछ कहते हैं, आरोप लगाते हैं, तो इसे इग्नोर कैसे किया जा सकता है? आज अनिल परब ने कहा कि वो सरकार को बदनाम करने की साजिश देख रहे हैं। कुछ दिन पहले अनिल देशमुख ने भी यही बात कही थी। इससे पहले शरद पवार ने अनिल देशमुख को पाक साफ बताया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोप गंभीर है। हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच करे। आज अनिल परब कह रहे हैं कि यह बीजेपी की चाल है, लेकिन उनके पास इस बात का क्या जवाब है कि आरोप लगाने वाला उनका ही आदमी है, शिवसेना का आदमी है, बीजेपी ने उससे चिट्ठी कैसे लिखवाई? लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सचिन वाजे भी कोई दूध का धुला नहीं है। पिछले दिनों जो कुछ सामने आया उससे तो लगता है कि वो हर तरह के कुकर्मों में शामिल था, बड़े नेताओं का करीबी बनता था। अब उस पर हत्या का शक है, साजिश का आरोप है। उसकी गाड़ियां, होटल में उसका कमरा, नोट गिनने की मशीन, ये सब एक अपराधी का सामान हो सकता है, किसी इनोसेंट का नहीं। कुल मिलाकर ये सब लोग आपस में मिले हुए थे, एक ही थैली के चट्टे पट्टे थे। अब लगता है कि फंस जाएंगे। सीबीआई जांच कर रही है तो अपने आप को बचाने के लिए दूसरों के राज खोल रहे हैं। सचिन वाजे को लेकर महाराष्ट्र में बिल्ली चूहे का खेल चल रहा है। आज सचिन वाजे का अदालत को 3 अप्रैल का लिखा लेटर सामने आया। फिर सचिन वाजे को लेकर मुंबई पुलिस ने एक खुलासा किया, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लीक की। इस रिपोर्ट में क्या है? यह रिपोर्ट कहती है कि सचिन वाजे को दोबारा नौकरी देने का फैसला परमबीर सिंह ने किया था। रिपोर्ट के मुताबिक सचिन वाजे को आर्म पुलिस फोर्स में लिया गया था, लेकिन परमबीर सिंह के कहने पर उसे सीआईयू में भेजा गया। यह भी कहा गया कि उस समय क्राइम ब्रांच के जॉइंट सीपी ने सचिन वाजे को क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में लेने से विरोध किया था, लेकिन परमबीर सिंह के कहने पर, उस समय के पुलिस कमिश्नर के कहने पर वाजे को सीआईयू में पोस्टिंग दी गई। इस रिपोर्ट में सचिन वाजे के हर काम के लिए परमबीर सिंह को जिम्मेदार बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि एपीआई रैंक के अफसर होने के बावजूद सचिन वाजे सीधे पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट करता था। परमबीर के कहने पर हाई प्रोफाइल केस की जांच सचिन वाजे को दी गई और कमिश्नर ने ही वाजे से कहा था कि वो अपने सीनियर अफसरों के बजाय सीधे उसे रिपोर्ट करें। दावा यह भी है कि परमबीर सिंह के कहने पर ही सचिन वाजे अपने इमीडिएट बॉसेस को बाईपास करता था। कहां रेड करनी है, किसे अरेस्ट करना है, सचिन वाजे इसके ऑर्डर सीधे पुलिस कमिश्नर से लेता था। वसूली के इल्जामात पर महाराष्ट्र में जो सियासत हो रही है, इस पर अपडेट के लिए मुंबई चलते हैं। मुंबई से राजेश कुमार हमारे साथ हैं।
राजेश, सचिन वाजे तो पिछले हफ्ते से अदालत में कह रहे थे कि इस केस के बारे में कुछ खुलासा करना चाहता है वो, और फिर अदालत ने उससे कहा कि जो कहना है लिख कर दो, तो वो 3 अप्रैल को चिट्ठी लिखी। आज ये चिट्ठी लीक हो गई। फिर आज मुंबई के पुलिस कमिश्नर की जांच की रिपोर्ट लीक हो गई, और आज ही मुंबई पुलिस के पूर्व शार्प शूटर प्रदीप शर्मा, जो शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, उन्हें एनआईए ने पूछताछ के लिए बुलाया। तो इन तीनों चीजों में कोई संबंध है क्या? ये कोई कोइंसिडेंट है क्या आज तीनों चीजें हुई? कोइंसिडेंस बिल्कुल नहीं है रजत जी। 25 फरवरी को एंटीलिया के पास जो जिलेटिन से भरी हुई गाड़ी मिली थी, उसने महाराष्ट्र की राजनीति में भूकंप ला दिया, और उसके झटके अभी कई दिनों तक महसूस किए जाएंगे। और एक ये झटका था सवेरे, जब बहुत ज़्यादा गोपनीय रिपोर्ट महाराष्ट्र में कभी इस तरीके से लीक नहीं होती है, सामने नहीं आती है, वो सामने आई। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने जो जांच की कि सचिन वाजे की फंक्शनिंग क्या थी, सचिन वाजे को अपॉइंट किसने किया था, वो सामने आई। उसके थोड़ी देर बाद एक और रिपोर्ट, यानी कि डीसीपी राजू भुजबल और एसीपी संजय पाटिल, जिनके नाम का जिक्र परमवीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में किया था कि इनको बुलाकर अनिल देशमुख ने पैसे की डिमांड की थी, उनके स्टेटमेंट भी लीक किए गए। और इन तीनों स्टेटमेंट से, पहली रिपोर्ट और इन दोनों स्टेटमेंट से यह साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि परमवीर सिंह ही वो शख्स थे जो सचिन वाजे को हैंडल करते थे। परमवीर सिंह को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश जो है वो की जा रही थी, और ऐसा भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार को, मुंबई पुलिस को इसकी भनक लग चुकी है कि आज सचिन वाजे वो चिट्ठी कोर्ट में देने वाला है जो आरोपों का एक पुलिंदा है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार की कई कलई जो है वो खुलने वाली है। यही वजह है कि सवेरे का जो दौर था, जब तक सचिन वाजे कोर्ट नहीं पहुंचा था, तब तक महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस की तरफ से ये रिपोर्ट्स, ये चिट्ठियां बाहर आ रही थी। लेकिन जैसे ही सचिन वाजे कोर्ट पहुंचा, उसने जो चिट्ठी दी है उसमें वही बातें कही गई हैं जो परमवीर सिंह ने कही है। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार को इसका अंदेशा था, मुंबई पुलिस को इसका अंदेशा था, और उन्होंने सवेरे से कोशिश की कि परमवीर सिंह को डिस्क्रेडिट किया जाए, उनको बताया जाए कि सचिन वाजे जो है वो परमवीर सिंह के कहने पे काम करता था, और इस चिट्ठी को बाद में इस चिट्ठी को भी डिस्क्रेडिट किया जाए। तो सवेरे से चूहे बिल्ली का खेल जो है वो महाराष्ट्र सरकार और एनआईए के बीच में, हालांकि एनआईए तो जांच एजेंसी है, लेकिन सचिन वाजे जो पिछले 2 बार से जब वो कोर्ट में पेश हो रहा था, तब से वो कह रहा था, सिर्फ 3 अप्रैल नहीं, उसके पहले भी जब वो कोर्ट में पेश हुआ था, तब भी उसने कहा था कोर्ट को कि वो कुछ कहना चाहता है। तभी कोर्ट ने उसे कहा था कि वो लिखित तौर पे दे। अगली पेशी जब उसकी हुई 3 अप्रैल को, तब उसने वो चिट्ठी लिख कर देनी चाहिए, दे नहीं पाया। आज वो चिट्ठी उसने देने की कोशिश की, आज भी कोर्ट ने वो चिट्ठी ली नहीं है, लेकिन वकील के जरिए वो मीडिया में आई और उसे सारे राज खुले हैं। एक पूर्व मंत्री और 2 मौजूदा मंत्री पर गंभीर आरोप हैं, और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने इस पे अपने आधिकारिक कोई भी लाइन नहीं ली है। उम्मीद की जा रही है कल देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो इस पर बात करेंगे और बताएंगे कि जो आरोप लगे हैं, अजीत पवार पर आरोप लगे हैं हो या फिर अनिल परब पे आरोप लगे हैं हो, उस पे भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या है। अनिल परब पर आरोप लगना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अनिल परब जो है वो सीधे मातोश्री से संबंध रखते हैं। उद्धव ठाकरे के राइट हैंड कहा जाता है महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि बड़े फैसले जो भी शिवसेना के होते हैं वो अनिल परब के ही विचार विमर्श के बाद ही सामने आते हैं। तो अनिल परब का नाम आना कहीं ना कहीं जो तार है इस पूरे मामले के, वो मातोश्री की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। रजत जी, राजेश, आपने सारी परतें खोल दी, राजनीति के कनेक्शन बता दिए, आपने ये भी बता दिया कि ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई प्रयोग नहीं है, ये तो होना ही था, और इन सब के तार आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नजर रखिए, हम भी लगातार आपसे बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। महाराष्ट्र में जो दावे किए जा रहे हैं, जो इल्जाम लगे हैं, उसका सीधा मतलब एक है। सरकार की कोशिश यह है कि सचिन वाजे को परमवीर सिंह का आदमी साबित किया जाए, और परमवीर सिंह की कोशिश यह है यह साबित किया जाए कि सचिन वाजे अनिल देशमुख के इशारे पर वसूली करता था। सचिन वाजे आदमी किसी का भी हो, शिवसेना का, एनसीपी का, परमवीर का या अनिल देशमुख का, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि महाराष्ट्र का एक छोटा सा पुलिस अफसर करोड़ों की वसूली करता था, नोट गिनने की मशीन लेकर घूमता था। वैसे सचिन वाजे की चिट्ठी के 3 पहलू हैं जिन्हें समझना जरूरी है। पहली बात तो यह कि आज ही महाराष्ट्र सरकार ने यह इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की कि सचिन वाजे परमवीर का आदमी था,
वही उसको लेकर आए थे। सचिन वाजे असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर था, लेकिन वो सीधे पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को रिपोर्ट करता था। यह कहने का मकसद यह है कि अनिल देशमुख कहीं इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है, यह सारा परमबीर का खेल है। सचिन वाजे ने जो किया उसमें परमबीर सिंह का इन्वॉल्वमेंट है, यह आरोप था। लेकिन आज सचिन वाजे की जो चिट्ठी सामने आई, उसने इस खेल को पलट दिया। उसने परमबीर सिंह के इस आरोप को कंफर्म कर दिया कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजे से 100 करोड़ रुपए महीना वसूली करने को कहा था। और यह चिट्ठी इस बात को भी कंफर्म करती है कि सचिन वाजे ने यह बात एडवांस में पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को बता दी थी। लेकिन इस चिट्ठी का तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग पहलू यह है कि सचिन वाजे का पर्पस उस 100 करोड़ के स्कैंडल को एक्सपोज करना नहीं है, मंत्रियों को एक्सपोज करना नहीं है। वो तो अब अपने आप को इनोसेंट साबित करने के चक्कर में है और कोर्ट को यह बताना चाहता है कि उससे जब जब कहा गया वसूली करो तो उसने इनकार कर दिया। यानी वो बहुत मासूम सा, ईमानदार सा अफसर है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि सचिन वाजे कह रहा है उसने तो पहले ही कहा था, अगर उसने होम मिनिस्टर की बात नहीं मानी, वसूली नहीं की, 100 करोड़ रुपए महीना नहीं दिया, तो उसे एक फेक कंट्रोवर्सी में फंसा दिया जाएगा। अब ये सब क्यों हो रहा है? इस रास्ते से सचिन वाजे अपने ऊपर ले गए आरोपों को फेक बताने की कोशिश करेगा और कोर्ट में ये प्ली लेगा। लेकिन यहां एक बात ध्यान में रखना, समझना जरूरी है कि सचिन वाजे फेक एनकाउंटर और वसूली के इल्जाम में 16 साल सस्पेंड रहा। मनसुख हिरेन की हत्या के केस में उसके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, मीठे नदी से निकाल लिए गए हैं। यह वो ईमानदार अफसर है जिसके लिए सबसे महंगे 5 स्टार होटल में 100 दिन के लिए कमरा बुक था। यह वो मासूम अफसर है जिसकी तनख्वाह महज 60,000 रुपए है, लेकिन उसके पास 7 लग्जरी गाड़ियां मिली। एक एक गाड़ी की कीमत करोड़ों में है। ये सारी बातें समझने के बाद ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि सचिन वाजे बहुत शातिर है और इस चिट्ठी से वो दूसरों को फंसाना और अपने आप को बचाना चाहता है। अब अदालत सबूतों के आधार पर तय करेगी कि सचिन वाजे के इल्जामात पे कितनी सफाई है, कितनी सच्चाई है। लेकिन फिलहाल सचिन वाजे की चिट्ठी से उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ेंगी। बीजेपी को एक बार फिर उद्धव ठाकरे को घेरने का अच्छा मौका मिलेगा। उद्धव की दिक्कत यह है कि उन्हें इस वक्त 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ना है। एक तो वसूली के आरोपों का संतोषजनक जवाब देना है और दूसरी तरफ कोरोना का मुकाबला भी करना है, क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना का रूप दिन ब दिन विकराल होता जा रहा है। यह हाल मैं आपको दिखाऊं इससे पहले 35 सेकंड का एक स्पॉन्सर मैसेज। आखिर क्या हैं वो फीचर्स जो इंडिया टीवी लाइव ऐप को बनाते हैं सबसे अलग, सबसे बेहतर, और जिसने दिलाया इसे देश की सबसे इनोवेटिव न्यूज ऐप का खिताब? चलिए देखते हैं। बेहद साफ आवाज में टेक्स्ट टू स्पीच जो पढ़कर सुनाए आपको आपके इंटरेस्ट की न्यूज आपकी भाषा में भी। शानदार वॉइस सर्च फीचर जिससे आप जाने कोई भी खबर केवल अपनी एक आवाज पर, और दिन और रात के लिए अलग मोड जो रखे आपकी आंखों का भी ख्याल। अब इंडिया टीवी हर वक्त। कोरोना की वजह से महाराष्ट्र के कई शहरों में लॉकडाउन है। देश के दूसरे शहरों में भी लॉकडाउन लगने लगा है। कई राज्यों को सख्त फैसले लेने पड़े हैं। आज का अपडेट यह है कि दुर्ग के बाद अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 9 से 19 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन का फैसला किया गया है। एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। महाराष्ट्र में 80% इलाकों में लॉकडाउन है। पूरे पंजाब में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। गुजरात के 20 शहरों में नाइट कर्फ्यू इंपोज रहेगा। बेंगलुरु में सेक्शन 144 लगा दी गई है। स्विमिंग पूल, पार्टी हॉल और जिम इन्हें एक बार फिर से बंद करने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली में तो मैंने आपको कल ही बताया था कि 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अगले 7 दिन तक और शाजापुर में 2 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर
और जबलपुर में वीकेंड लॉकडाउन है। सभी शहरी इलाकों में रात में निकलने पर पाबंदी है। इसी तरह राजस्थान के जोधपुर और ओडिशा के 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा है। और ये सब इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस की सेकेंड वेव दिन ब दिन घातक होती जा रही है, जानलेवा हो रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के पेशेंट्स का एक नया रिकॉर्ड बना है। एक दिन में कोरोना के 1,15,000 से ज्यादा लोग नए मरीज के रूप में मिले। 24 घंटे में 630 लोगों की मौत हो गई। हालात कितने खराब हैं इसका अंदाजा आपको महाराष्ट्र के बीड की तस्वीरें देखकर होगा। एक ही चिता पर एक दो नहीं, एक साथ 8 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। ये सब वो लोग थे जो कोरोना के शिकार हो गए थे। हमारे रिपोर्टर ने बताया कि बीड में 24 घंटे में 741 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए थे और बीड के अंबाजोगाई इलाके में कोरोना से 8 लोगों की मौत हुई थी। इन 8 लोगों को एक ही चिता पर रखा गया और फिर एक साथ मुखाग्नि दी गई। असल में पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। एक एक दिन में 55,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज महाराष्ट्र से मिल रहे हैं और आज तो सारे के सारे रिकॉर्ड टूट गए। एक दिन में महाराष्ट्र में करीब 60,000 नए कोरोना के केसेस आए, 322 लोगों की मौत हो गई। ये फिगर डराने वाली है, परेशान करने वाली है। मुंबई में लगातार दूसरे दिन नए कोरोना मरीजों की संख्या 10,000 को पार कर गई। महाराष्ट्र सरकार सख्ती बरत रही है, कई तरह की पाबंदियां हैं, वीकेंड लॉकडाउन है, सिनेमा हॉल, मॉल, पब, बार, रेस्टोरेंट सब बंद है, नाइट कर्फ्यू लगा रहा है, दिन में दफा 144 लगा दी गई है, प्राइवेट दफ्तर भी बंद है, सरकारी दफ्तरों में 50% लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज चालू है, ट्रेन और बसें पाबंदियों के साथ चल रही हैं, मेडिकल शॉप, ग्रोसरी की दुकानें खुली हैं, लेकिन पिछले 2 दिन से महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में इन पाबंदियों को लेकर और खासतौर पर दुकानें बंद किए जाने को लेकर लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। छोटी दुकानों के व्यापारी सड़क पर उतर आए हैं। मुंबई, ठाणे, नागपुर इन सारे इलाकों में प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। ठाणे में तो आज कई दुकानदार सड़कों पर बैठ गए। ये वो लोग हैं जिनके छोटे छोटे बिजनेस हैं, कोई सैलून चलाता है, किसी की मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है, कोई छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता है, लेकिन कोरोना के कारण सारी दुकानें बंद करवा दी गई। 30 अप्रैल तक ये पाबंदी जारी रहेगी, ये कहा गया। दुकानदारों का कहना है कि पिछले साल के बाद एक बार कमर टूटने के बाद अगर इस साल फिर दुकानें बंद रही तो इस झटके से कभी उबर नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। इसी तरह नागपुर में पिछले 2 दिन से दुकानें बंद होने को लेकर व्यापारी सड़कों पर हैं। नागपुर के सीताबड़ी और इतवारी इलाके में खूब हंगामा हुआ। दुकानदार इकट्ठा हो गए और सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की। जब हालात नहीं संभले तो पुलिस के सीनियर अफसर मौके पर पहुंचे, दुकानदारों को, ट्रेड एसोसिएशन के लोगों को समझाने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, तब जाकर हंगामा शांत हुआ। लेकिन इसके बाद होलसेलर्स लॉकडाउन के खिलाफ सड़कों पर उतरे। होलसेलर्स का कहना है कि सरकार के ये फैसले उनके लिए घातक साबित हो रहे हैं। अगर दुकानें बंद रही तो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। दुकानदारों का कहना है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई का वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन सरकार को चाहिए कि दिन में कम से कम कुछ घंटों के लिए दुकान खोलने की इजाजत दी जाए। दुकानें पूरी तरह बंद नहीं होनी चाहिए। हमें
विश्वास में न लेते हुए लॉकडाउन जो शासन ने डाला है, इस वजह से तीव्र विरोध सारे व्यापारियों में है। जितना जल्दी हो सके शासन ने इस लॉकडाउन को शिथिलता देनी चाहिए। एटलीस्ट व्यापारियों को दिन में 6 घंटा व्यापार करने की परमिशन देनी चाहिए, क्योंकि व्यापारी पहले ही मरा हुआ है। उसे और मारने के लिए शासन ने जो एक प्रकार से मिनी लॉकडाउन बोला है, परंतु ये कड़क निर्बंध लगाने से सिर्फ और सिर्फ व्यापार को ही इसको टारगेट किया गया है। ये कहीं से भी ठीक नहीं है। आने वाले दिनों में अगर शासन ये बात नहीं सुनती है तो ये आंदोलन व्यापारियों की ओर से और तीव्र किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यही कहूंगा, जिंदा रहेंगे तो कोरोना से लड़ेंगे, अगर जिंदा ही नहीं रहेंगे तो कोरोना से किस हाल में लड़ेंगे। अभी तो सरकार की मंशा ये दिख रही है और लोग भी यही बोल रहे हैं कि देखते हैं पहले व्यापारी मरेगा या पहले कोरोना मरेगा। लॉकडाउन करके, लेकिन हमारे भी तो घर बाहर है, हमें भी तो अपना घर बचाना है और हमें साथ साथ में जिंदा भी रहना है। लॉकडाउन जरूरी नहीं है। अगर कोरोना से हमको अगर छुटकारा चाहिए तो उसके बहुत तरीके हैं। जैसे जहाँ जहाँ भीड़ होती है वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लाइए। लॉकडाउन एक सॉल्यूशन नहीं हो। महाराष्ट्र के व्यापारियों के मन में जो सवाल है, जिन बातों को लेकर गुस्सा है, उसे लेकर ट्रेड एसोसिएशन की तरफ से सरकार को एक ईमेल भेजा गया है। एसोसिएशन का कहना है कि पिछली बार छोटी दुकानें बंद होने से काफ़ी नुकसान हुआ था, उस झटके से अभी तक उबर नहीं पाए। अब अगर दोबारा मॉल, रेस्टोरेंट, पब, बार और दूसरी दुकानें बंद हो गई तो हालात बदतर हो जाएंगे। इसीलिए अगर सरकार पाबंदियां लगाएगी तो फिर उसे दुकानदारों को मुआवजा भी देना चाहिए। लोगों का इतना कहना था शायद दुकानें बंद नहीं होगी, सिर्फ मॉल बंद होंगे, रेस्टोरेंट बंद होगी, लेकिन दुकानों के बारे में कभी भी कुछ ऐसा हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई है। तो हमने सरकार को एक ईमेल भेजा है, उद्धव ठाकरे जी को और शरद पवार जी को, सुप्रिया सुले जी को, नवाब मलिक को, असलम शेख जी को और जो भी कंसर्न कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के मिनिस्टर्स है, आदित्य ठाकरे जी को, सबको ईमेल भेजा गया है कि इसके ऊपर दोबारा सोचे, या फिर सरकार को ये कहना है अगर कोरोना बढ़ रहा है और स्थिति काबू में नहीं है और बंद करना पड़ रहा है तो सरकार को ये भी सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से मुआवजा दिया जाएगा व्यापारियों को, उनके कर्मचारियों को जो घर पे बैठे रहेंगे, उनको रोजी रोटी कौन देगा। हमारा जो टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, लाइसेंस फीस है, ये सारी चीजों के ऊपर सरकार को सोचना पड़ेगा। हम भाड़ा दे रहे हैं लाखों के जरिए, मॉल में दुकानें बंद रहेगी, स्टैंड अलोन स्टोर बंद रहेगा, रेस्टोरेंट बंद रहेगी, ये सारा काफी सारा नुकसान होगा। अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र की जो फाइनेंस कैपिटल है वो पूरी इधर बितर हो जाएगी। तो सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। व्यापारी जो कह रहे हैं उसमें कुछ गलत नहीं है। वाकई में पिछले साल ने उनकी कमर तोड़ दी थी और इस बार अगर वही हाल हुए तो जीना मुश्किल हो जाएगा। लॉकडाउन की चर्चा का दुकानें और व्यवसाय बंद करने का असर क्या होता है ये दिखने भी लगा है। एक बार फिर उसी तरह के हालात, उसी तरह की तस्वीरें दिखने लगी हैं जैसी हमने पिछले साल देखी थी। बांद्रा, कुर्ला, ये ऐसी जगहें हैं जहां पर फिर से अपने अपने घरों को लौट रहे प्रवासी मजदूरों की भीड़ दिखाई देने लगी है। मुंबई में छोटा मोटा काम करने वाले, मेहनत मजदूरी करने वाले, डेली वेजेस पर काम करने वाले लोग अब लॉकडाउन से डर की वजह से वापस लौट रहे हैं। हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ने ऐसे कुछ लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि मुंबई में काम बंद हो गया, कहीं फिर से लॉकडाउन लग गया तो फंस जाएंगे, रेल बंद हो गई तो क्या करेंगे, इसलिए वापस लौट रहे हैं। हम मधुबनी जिला के रहने वाले हैं, दरभंगा मधुबनी का। हमको घर जा रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से हम लोग घर जा रहे हैं। सर क्या हुआ, क्या आप क्या काम करते थे, क्या वो काम बंद हो गया या आपके मन में डर? काम मजदूरी करते थे, लेबर क्लास का आदमी है हम लोग। सर लेबर क्लास में भी बंद हो जाएगा तो हम लोग किधर खाने पर बढ़ जाएंगे, उस करके हम लोग घर भाग रहे हैं। ठीक है भाई साहब, आप मुझे बताइए आप कहाँ जा रहे हैं, क्या करते थे यहाँ? मैं बेगारी काम करता था। हाँ, काम बंद होने वाला है, बोला साहब सब काम बंद हो जाएगा, अपना घर चला जाओ। मैं सीधे हिसाब कर दिया। अच्छा, फंस जाएगा तो फिर पुलिस से हो जाएगा। क्या आप पिछले साल भी यहाँ फंस गए थे क्या? दिल्ली में फंसा था। क्या हुआ था? वो लोग तो फंस के दिल्ली में काम करता था। अच्छा,
क्या आप लोग पैदल गए थे क्या पिछली बार? हाँ पैदल गया था। चाय बेटर का काम करता था, वो काम से अभी नहीं चल रहा है, इसके वजह से। क्या यहाँ पे आप कोई और व्यवस्था नहीं हो पाई आपके लिए? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। देखिए इनका भी ये कहना है कि ये जो काम करते थे वो काम बंद हो गया। भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बिहार जा रहे हैं। आपको क्या आपके पास भी कोई काम नहीं बचा है या लॉकडाउन का डर है आपको भी सता रहा है? ज्यादा डर है सर, ज्यादा लॉकडाउन का डर है। मुसाहिब वाला हमारा नाम है, लॉकडाउन के डर से जा रहे हैं घर पे। अच्छा क्यों, क्या हुआ यहाँ पे? क्या यार नहीं, पिछले जैसा फिर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। अच्छा पिछली बार क्या हुआ था आपको? वो 1 महीना दिन भूखे में काम कर रहे थे, सो गए थे, उसके बाद फिर जा रहे, दिक्कत हो जाएगा। मैं 2-4 महीने इधर आया और अभी लॉकडाउन के डर से मैं अपने घर जा रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। हम लोग पैदल, कोई टैक्सी भी नहीं थी उस वक्त। हम लोग बहुत दुखदारी से हम लोग मतलब अपने घर पैदल पुगे, जैसे भी हो सका वैसे हम लोग पुगे। और उसके बाद उसी को लेके इस बार हम लोग पहले जा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में न फंसे हम लोग। तो ऐसे लोग भी कहते हैं जहाँ पे लॉकडाउन वाला है, इस तारीख को लगने वाला, वैसे ही स्थिति देख के हम लोग, पिछले स्थिति देख के हम लोग हड़बड़ा गए, इसलिए निकल रहे हैं अपने घर। कोई नहीं चाहता लॉकडाउन लगे, कोई नहीं चाहता दुकानें बंद हों, फैक्ट्रियां बंद हों, लोगों का रोजगार छिने। और यह भी सही है कि पूरे देश में पिछले साल जैसा लॉकडाउन लगेगा, इसकी कोई संभावना नहीं है। लेकिन जिन इलाकों में हालात बिगड़ेंगे, जहां ज्यादा लापरवाही होगी, कोरोना का वायरस तेजी से फैलेगा, वहां कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सरकार को सख्ती तो करनी ही पड़ेगी। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, मध्य प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां की सरकारें लोकल लेवल पर लॉकडाउन जैसे कदम उठा रही हैं। और कभी कभी लगता है कि जरूरी भी है। और अगर ऐसी सख्ती से बचना है तो एहतियात तो बरतनी होगी। और ये काम सरकार नहीं कर सकती, लोगों को करना होगा। जितनी तेजी से लापरवाही बढ़ रही है, उतनी तेजी से कोरोना फैल रहा है। और चिंता की बात है कि इस वक्त कोरोना की रफ्तार के मामले में हम दुनिया में नंबर 1 हैं। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि जितनी तेजी से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, उतनी तेजी से वैक्सीनेशन भी हो रहा है। दुनिया में वैक्सीनेशन की रफ्तार के मामले में भी हमारा देश नंबर 1 है। पिछले 24 घंटों में 43 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई। लेकिन इस रफ्तार से वैक्सीनेशन करने के बाद भी देश की 70% आबादी को वैक्सीनेट करने में कम से कम साल भर का समय लगेगा। और जब तक ये नहीं हो जाता, तब तक सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ही आपको कोरोना से बचाएगा। हालांकि एक और मुश्किल है, अब 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं। बच्चों को कोरोना के साथ साथ एग्जाम का भी डर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा के जरिए बच्चों के डर को खत्म करने की कोशिश की। परीक्षा पे चर्चा में देश भर के 14 लाख स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स ने हिस्सा लिया। दोस्तों, खाली समय, इसको खाली मत समझिए। ये खजाना है, खजाना। खाली समय एक सौभाग्य है, खाली समय एक अवसर है। मैंने अपनी दिनचर्या में ऑब्जर्व किया है कि अगर मुझे थोड़ा सा भी खाली समय मिल जाए और अगर झूला है तो मेरा मन करता है कुछ पल में झूले पर जरूर बैठूं। बहुत थकान है और 5 मिनट का भी समय मिल गया, या फिर मैं कोई काम भी कर रहा हूं, तो अपने खाली समय में झूले पर बैठकर, अब पता नहीं क्या कारण है, लेकिन मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है। जब आप खाली समय अर्न करते हैं तो आपको उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू पता चलती है। इसलिए आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि जब आप खाली समय अर्न करें तो आपको असीम आनंद दें। नरेंद्र मोदी ने अच्छा किया, पेरेंट्स को समझाया कि छात्रों पर प्रेशर न डालें और स्टूडेंट्स को अच्छे से समझाया कि एग्जाम से डरने की जरूरत नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि
डरना किसी से भी नहीं है, न कोरोना से न एग्जाम से। सावधानी कोरोना से बचाएगी और मेहनत एग्जाम में रंग लाएगी। लेकिन पेरेंट्स की यह चिंता वाजिब है, अगर हालात इसी तरह खराब होते रहे, कोरोना के कारण कई जगह राज्य सरकारों को लॉकडाउन लगाना पड़ा, तो फिर ऐसे वक्त में स्टूडेंट्स को एग्जाम देने के लिए कैसे भेजा जाएगा? क्या एग्जामिनेशन सेंटर पर कोरोना का डर होगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर साल भर ऑनलाइन क्लासेस चल सकती हैं तो फिर एग्जाम ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकते? बहुत सारे सवाल हैं और मुझे पूरा यकीन है कि सीबीएसई के लोग, एजुकेशन मिनिस्ट्री, स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स इन सवालों के जवाब ढूंढ लेंगे और लोगों की एग्जाम को लेकर यह चिंता दूर होगी। इस वक्त बंगाल में राजनीतिक दलों की ताकत का इम्तिहान हो रहा है। बंगाल की सियासत का हाल एक ब्रेक के बाद। बंगाल में जैसे जैसे चुनाव की गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे ममता बनर्जी का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। आज ममता बनर्जी ने कूच बिहार, दक्षिण 24 परगना और कोलकाता में रैलियां की। अब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनके निशाने पर होते थे। आज ममता बनर्जी ने पहली बार सिक्योरिटी फोर्सेस पर गुस्सा उतारा। ममता ने आरोप लगाया कि अमित शाह के इशारे पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान गांव में जाकर लोगों से टीएमसी को वोट देने से रोकते हैं, महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं। और इसके बाद ममता ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो किसी से डरे नहीं, मिलकर जवाब दें। जब सरकार बनेगी तो वो सबसे हिसाब बराबर करेंगी। বাইরের গুন্ডাদের নিয়ে বসে আছে, বন্দুকদের নিয়ে বসে আছে, কি না তো মমতাকে হারাতে হবে। আমি বলি অত সোজা নয়। ও ঘুরে বালি, আগে দিল্লি সামলা, তারপর দেখিস বাংলা। দিল্লিটাকেই বিক্রি করে দিয়েছে, ইকোনমিতে ধস, শিক্ষায় ধস, প্রাইভেট সেক্টর ধস, চাকরিতে ধস, আর নিজের নামে মূর্তি করে বস। এই তো হয়ে গেছে অবস্থা। এদের আবার বড় বড় কথা, তাই বলি খেলা হবে। সিআরপিএফ সেন্ট্রাল ফোর্স বা বাংলার ফোর্স যদি গিয়ে বলে ভোট দিতে যাবেন না, আপনি বলবেন তোমার কথা শুনবো না, ডায়েরি করে রাখবেন, এফআইআর করবেন সবার বিরুদ্ধে। আর যদি কোনো ক্যান্ডিডেটের গায়ে হাত দেয় সঙ্গে সঙ্গে এফআইআর করবেন, আমাদের জানাবেন। মার খাওয়া অবস্থায় ক্যান্ডিডেট এলাকায় ঘুরবেন, মার খাওয়া অবস্থায় ক্যান্ডিডেট এলাকায় ঘুরবেন, চিফ ইলেকশন एजेंट घूरबेन। ममता के गुस्से का एक और नजारा दिखाता हूं। कूच बिहार की रैली है। ममता ने बीजेपी को दंगाबाज, लुटेरी, डकैती डालने वाली पार्टी बताया। हालांकि ममता ये बातें रोज कहती हैं, लेकिन आज अंदाज अलग था। आज योगी आदित्यनाथ भी बंगाल में कैंपेन कर रहे थे, इसलिए ममता ने कहा कोई भगवा पहनने से संत नहीं हो जाता। আমরা বলি হরে কৃষ্ণ হরে হরে, তৃণমূল ঘরে ঘরে। আবার আমরা বলি হরে কৃষ্ণ হরি হরি, এসো আমরা ভালো করি। আর বিজেপি কিরম জানেন তো, ছদ্মবেশী শয়তান। সামনাসামনি যা ইচ্ছে দাঙ্গা করে, খুন করে, লুট করে, বোম মারে, গুলি চালায়। আর মানুষকে দেখে ইলেকশনের সময় মন্দিরে একটা করে মাথা ঠোকে, একটা করে গেরুয়া, সব গেরুয়া পড়লেই কি গেরুয়া হয়? হয় না। সব কি ভালো হয়? হয় না। এবং করে ছদ্মবেশে বলে হরে কৃষ্ণ হরি হরি, মানুষের পকেট চুরি করি, হরে কৃষ্ণ হরি হরি, দাঙ্গা করে লোক মারি, হরে কৃষ্ণ হরি হরি, গ্যাসের দাম 900 টাকা করি, হরে কৃষ্ণ হরি হরি, মানুষের ঘরে আগুন জ্বালি, হরে কৃষ্ণ হরি হরি। এবার আমরা কেটে পড়ি। এবার তো কেটে পড়তেই হবে, বাংলা দখল করতে হবে। বাংলা দখল করবার আগে আমরা তো নিজেরা মনে করব আমাদের লজ্জা থাকা উচিত। বিজেপি করবে বাংলা দখল, একটা জঘন্য পার্টি, একটা নগণ্য পার্টি, একটা যোদ্ধাদের পার্টি, একটা দুর্যোধনের পার্টি, একটা দুঃশাসনের পার্টি, একটা কুশাসনের পার্টি, একটা অপসংস্কৃতির পার্টি, একটা কুৎসার পার্টি, একটা মিথ্যেবাদী পার্টি, একটা চোরদের পার্টি, একটা ডাকাতদের পার্টি, একটা গুন্ডাদের পার্টি। योगी आदित्यनाथ ने ममता को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ममता से और उनके गुंडों से डरने की जरूरत नहीं। पहले यूपी में यही हाल था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अपराधी अब रहम की भीख मांगते हैं। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी तो
तो बंगाल के अपराधियों का भी यही हश्र होगा। बंगाल के अंदर भी पंचायत चुनाव हुए थे, कितनी हिंसा हुई थी, लोकल बॉडी के इलेक्शन में कितनी हिंसा हुई थी, और इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव चल रहे हैं, आपने एक भी जगह हिंसा नहीं देख रहे होंगे। मैं बंगाल में प्रचार कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहे हैं। यह है परिवर्तन। बंगाल के अंदर सरकार बनाने दीजिए। यहां की टीएमसी की गुंडागर्दी का हिसाब कानून के दायरे में रह करके एक एक करके लिया जाएगा। चिंता मत करिए, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं, कतई घबराने की आवश्यकता नहीं। अभी अगले 20 दिन तक बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी के नेताओं के बीच इसी तरह की जुबानी जंग देखने को मिलेगी। ममता बनर्जी की मुश्किलें आज थोड़ी बढ़ गईं। चुनाव आयोग ने ममता को धार्मिक आधार पर वोट मांगने के लिए नोटिस जारी किया है। ममता बनर्जी को 24 घंटे में जवाब देने के लिए कहा गया है। ममता बनर्जी ने 3 अप्रैल को हुगली के तारकेश्वर की रैली में माइनॉरिटी वोटर्स को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो हाथ जोड़कर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से कहती हैं कि अपना वोट बंटने न दें। ममता बनर्जी के इस बयान की बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूच बिहार की रैली में इसे लेकर ममता बनर्जी पर तीखा हमला किया था। प्रधानमंत्री ने कहा था, दीदी कहती हैं सभी मुसलमानों एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो। मोदी ने कहा, अगर हमने ये कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो हमें इलेक्शन कमीशन से 8-10 नोटिस मिल गए होते। छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों ने 4 दिन से सीआरपीएफ के कमांडोज को बंधक बना के रखा है। कमांडो राकेश कुमार की वाइफ ने नक्सलियों से अपने हस्बैंड को रिहा करने की अपील की है। इसकी डिटेल्स एक ब्रेक के बाद। आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों ने सीआरपीएफ के कमांडो राकेश्वर सिंह की एक तस्वीर जारी की है और कहा कि अगर सरकार कमांडो की सुरक्षित रिहाई चाहती है तो नक्सलियों से बातचीत के लिए मीडिएटर अपॉइंट करे। कमांडो राकेश्वर सिंह के लापता होने के बाद उनके परिवार का बुरा हाल है। बूढ़ी मां और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। राकेश्वर सिंह जम्मू के रहने वाले हैं। उनकी रिहाई के लिए आज जम्मू में प्रोटेस्ट हुए। राकेश्वर सिंह के परिवार वालों ने जम्मू अखनूर हाईवे को रोक दिया। मैं आपको बता दूं कि नक्सलियों ने 3 अप्रैल को सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों पर हमला किया था, जिसमें 22 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के बाद से ही कमांडो राकेश्वर सिंह किडनैप हो गए थे। नक्सलवादियों ने अपने साथ ले गए थे। कि उनको जल्द से जल्द छुड़ाया जाए, वो जहाँ भी हैं उनको, मतलब हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम एक मिडिल क्लास फैमिली के हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम कोई मिनिस्टर लेवल के नहीं हैं, कोई हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। मतलब अगर जवान एक दिन छुट्टी से लेट होता है तो उसको पूरी वो कार्रवाई करते हैं। अगर जवान नक्सलियों की कस्टडी में सैटरडे से है तो वो एक्शन क्यों नहीं ले रही? अभी उनकी कोई जवान की कोई फिक्र नहीं है उनको, अपने जवान की। मेरा हस्बैंड वो बाद में है, किसी माँ का बेटा वो बाद में है, अभी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी उनका जवान है वो। अगर वो बीमार होते, कुछ होता, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमें उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना या कुछ भी। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नक्सलियों की कस्टडी में है, हम तो छुड़ा नहीं सकते कि हमारा कोई कांटेक्ट नक्सलियों से है नहीं। सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लें, कोई फैसला लें, कुछ करें। परिवार वालों का दुख समझा जा सकता है, उनकी बात सही है। ये पूरी जिम्मेदारी सरकार की है कि जिस जवान को किडनैप किया गया उससे बचाया जाए, छुड़ा के लाया जाए। मेरी जानकारी है कि केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार सीआरपीएफ के कमांडो की सुरक्षित वापसी की पूरी कोशिश कर रही है। इसी रणनीति तैयार है, लेकिन इस तरह की बातों को पब्लिकली शेयर तो नहीं किया जा सकता। मुझे यकीन है इस तरह का बर्बर हमला करने वाले नक्सलियों को उनके की सजा मिलेगी और जिस कमांडो को किडनैप किया गया है राकेश्वर सिंह, वो जल्दी से जल्दी वापस आएंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।